गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज की वीडियो में हम लोग झीलों के बारे में बात करेंगे। झीलें क्या होती हैं, झीलें कितने प्रकार की होती हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। देखिए, आमतौर पे झील के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो गड्ढा हो, गर्त हो, गड्ढा हो, और दूसरा उस गड्ढे में पानी हो। ये दो चीज़ें होंगी तो उनको झील कहा जा सकता है, नहीं भी कहा जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनकी सड़कों पे गड्ढे हैं, गड्ढे में पानी है, तो ये पानी झील तो नहीं कहलाएंगी, कहलाना भी नहीं चाहिए। ये तो बहुत सारी झीलें, मौसमी झीलें जो हैं वो आ जाएंगी। तो फिलहाल झीलों के लिए दो चीज़ों का होना तो ज़रूरी है, एक तो गड्ढे और दूसरा पानी। ये अलग बात है कि सड़क को हम शामिल नहीं करेंगे, पर इन दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। और झील की हम परिभाषा देखें तो झील की परिभाषा देना भी मुश्किल है, क्योंकि झील हर जगह है। साइज आकार में भी कुछ बड़ी झीलें हैं, कुछ छोटी झीलें हैं, काफ़ी ऊंचाई पे भी स्थित है, काफ़ी नीचे भी है, स्थल में भी है और स्थल के बाहर लैगून जैसे झील है। तो स्थल के बाहर और समंदर के आसपास वहाँ भी झीलें हैं। तो इन झीलों का प्रॉपर डिफिनेशन देना मुश्किल है, लेकिन आमतौर पे झील जो है वह स्थिर जल राशि जो चारों ओर स्थल से घिरी हो, उनको झील कहा जाता है। ऐसी जल राशि जो स्थिर हो और चारों ओर स्थल से घिरी हुई हो, उनको झील कहा जाता है। और ऐसे बताया कि झील बहुत सारी हैं, और प्लास्टोसीन काल में काफ़ी जो हिमकरण की क्रिया हुई थी, उससे बहुत सारी झीलों का निर्माण हुआ। पहले हम मैप में ये देख लेंगे महत्वपूर्ण झीलें जो एग्ज़ाम में आते हैं, जिनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, उन झीलों को देख लेंगे मैप पे वो कहाँ पर हैं। और उसके बाद डिटेल में झीलों का वर्गीकरण करके देखेंगे कि वर्गीकरण कितने तरीके से हो सकता है और कौन कौन सी झीलें आती हैं। तो पहले मैप में देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका से हम शुरुआत करें। नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट बियर झील है। ग्रेट बियर झील आर्कटिक सर्किल पे है। सबसे पहले ग्रेट बियर झील है। ग्रेट बियर झील के बाद ग्रेट स्लेव है। ग्रेट स्लेव के बाद अथावास्का है, रेंडियर है और विनीपेग है। ये 5 झीलें हैं, एक क्रम में है। तो उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम, क्योंकि ये थोड़ी सी तिरछी है, तो ये प्रश्न आ सकता है कि इन्हें उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम सजाइए। तो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, रेंडियर और विनीपेग, ये 5 झीलें हैं। ग्रेट बियर में रेडियम सिटी है, के तट पे रेडियम सिटी है। थोरियम सिटी अथावास्का के तट पे है। और विनीपेग जो है, वहाँ विश्व की गेहूं की मंडी कहा जाता है विनीपेग के आसपास के क्षेत्र को। निपिगन एक और झील है जो कि कनाडा में है। इसके अलावा ग्रेट लेक्स है जो कि कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इनको क्रम में सजाने को क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पश्चिम में हम देखेंगे, पश्चिम से शुरू करें तो सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, ईरी झील और ओंटारियो झील। ये 5 झीलें ग्रेट लेक्स में आ गई। इन 5 झीलों में मिशिगन झील सिर्फ यूएसए में है, बाकी चारों झीलें यूएसए और कनाडा के बॉर्डर को बनाती हैं। मिशिगन के तट पे ही शिकागो शहर है, और ओंटारियो के पास कनाडा की राजधानी है ओटावा, वो स्थित है। ओंटारियो और एरी को बेलेंड नहर जोड़ती है। एरी और ह्यूरन को एरी नहर जोड़ती है, और ह्यूरन और मिशिगन को
सू नहर जोड़ती है। तो 3 नहर हो गई, सू, ईरी और पेलेंट, जो कि मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ऑन्टेरियो, इन चारों को जोड़ती है। ग्रेट साल्ट यूएसए में है। ग्रेट साल्ट के नीचे मीड लेक है। तो ये झीलें कनाडा और यूएसए में हो गई। चपाली झील मैक्सिको में है। निगारगुआ झील निगारगुआ में है। तो ये नॉर्थ अमेरिका की झीलें हो गई। टिटिकाका पेरू और बोलिविया में है, और टोकोरोई जो है वो ब्राज़ील में है। ये साउथ अमेरिका की झीलें हैं। अफ्रीका की झील को हम देखें तो चाड झील है, चाड में। नासिर झील है, नासिर झील मिस्र में है। इसके अलावा एल्बर्ट झील युगांडा कांगो में है। रुडोल्फ झील केन्या में है। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या में है। टांगिनाका झील तंजानिया, जाम्बिया और कांगो में है। उसके नीचे न्यासा झील, इसका मलावी झील जो आधुनिक नाम है, ये मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया। ये अफ्रीका की झील हो गई। हम यूरोप और एशिया की हम बात करें तो वार्नेम झील स्वीडन में है। सैमा झील फिनलैंड में है। लडोगा झील रशिया में है। डेड सी जो सबसे सागर तल से सबसे नीची झील है, डेड सी इजराइल में हो गई। ये सागर तल से करीब 1300 फीट नीचे है, और इसका तल, डेड सी का तल सागर तल से करीब 2500 फीट नीचे है। तो डेड सी इजराइल में है। वान लेक तुर्की में है। ये खारे पानी, सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है वान लेक। उर्मिया झील आपको ईरान में है। कैस्पियन सागर 2 महादेश में है। इसमें रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान और अजरबैजान 5 देशें कैस्पियन सागर से लगती हैं। अरल, कैस्पियन सागर के बाद अरल सागर है, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे है। बालखश उज्बेकिस्तान में है। इसिक-कुल किर्गिस्तान में है। बैकाल साइबेरिया रशिया में है। सबसे ऊंची झील तिब्बत टिकुल सिकरू झील है। कर्णाफुली झील बांग्लादेश में है। इसके बाद केंगहई, खानका, हुलून, हुनूज, तुई और प्योंग, ये झीलें चीन में हैं। ऑस्ट्रेलिया में देख लें, ग्रेगरी झील है, वुड्स झील है, आयर झील है, टॉरेंस झील है और गार्डनर झील है। तो ये करीब 45-46 झीलें हैं जो ये करीब 45-46 झीलें हैं जो कि एग्ज़ाम में आपके आते हैं। और इसका आप अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। अब हम आ जाते हैं झीलों के वर्गीकरण पे कि झीलों का वर्गीकरण हुआ है वो किन किन आधार पे हुआ है, और उस आधार पे झील कितने प्रकार के होते हैं। वर्गीकरण एक तो सिंपल है, लवणता के आधार पे। लवणता के आधार पे झील ताजे पानी और खारे पानी का झील है। झील के लिए जैसे बताया कि 2 चीजें जरूरी हैं, गड्ढे और जल। तो जो जल आ रहा है, अगर जल की निकासी
हो रही है प्रॉपर तरीके से, तो उस जल में नमक नहीं जमा होगा और वो जल जो है, वो झील जो है वो ताजे पानी का होगा। अब आते हैं खारे पानी पे। तो खारे पानी का झील जो है उष्ण कटिबंध के क्षेत्रों में आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि यहाँ वाष्पीकरण की क्रिया ज़्यादा होगी, और झील से अगर प्रॉपर पानी आ या निकास नहीं हो रहा है तो वाष्पीकरण की क्रिया से जल जो है वो ऊपर जाएगा और नमक बचा रहेगा। तो खारे पानी का झील उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के आसपास आपको मिलेंगे। खारे पानी के झील को भी 4 भागों में बांटते हैं। पहला है क्षारीय झील। पहला क्षारीय झील है। क्षारीय झील जो है वो सोडियम और पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो वो क्षारीय झील कहलाएगा। और दूसरा है कड़वी झील। कड़वी झील में सोडियम सल्फेट की मात्रा ज़्यादा होगी। जैसे क्षारीय झील में सोडियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट होगा, कड़वी झील में सोडियम सल्फेट होगा। तीसरा है बोरेक्स झील। इसमें बोरेक्स की मात्रा जो है वो ज़्यादा होगी। और चौथा है मिश्रित झील। ये झीलें जो है वो खारे झील की श्रेणी में आ जाते हैं। तो लवणता के आधार पर हम झील को 2 भागों में बांटते हैं, ताजे पानी का जल के झील और खारे पानी का झील। खारे पानी का झील भी 4 तरह का हो गया, क्षारीय झील, कड़वी झील, बोरेक्स झील और मिश्रित झील। तो ये चारों झीलें हैं। अब आ जाते हैं उत्पत्ति के आधार पे जो झील है उसे हम देख लें। उत्पत्ति के आधार पे सबसे पहले तो हिमानी द्वारा निर्मित झील हो गई। ठीक है, पृथ्वी पे या धरातल पे हिमानी निर्मित झीलें जो है वो सबसे ज़्यादा है। और हिमानी निर्मित झीलें ज़्यादातर प्लास्टोसीन काल के में जो हिमकरण हुआ था उनमें इनका फॉर्मेशन हुआ। हिमानी निर्मित झीलें आपको कनाडा का क्षेत्र, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये क्षेत्र जो है वहाँ पे हिमानी निर्मित झीलें ज़्यादा मिलेंगी। और फिनलैंड से वो उंगलियों के आकार के झीलों के लिए प्रसिद्ध है। हिमानी निर्मित झीलों में अपर्दन भी होता है और निक्षेपण भी होता है। और अपर्दन के द्वारा जो झीलें होती हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण झील है वो टार्न झील, इसको ग्लिंट भी कहा जाता है, ग्लिंट झील भी कहा जाता है। टार्न झील या ग्लिंट झील की हम बात करें तो ये मान लीजिए कि आपका पहाड़ का एक क्षेत्र हो गया, तो ये जो झील का फॉर्मेशन हुआ है, इस फॉर्मेशन को टार्न झील कहते हैं। और अपर्दन में दूसरा एक है पेटरनॉस्टर झील। पेटरनॉस्टर झील जो है वो हिमानी की जो सीढ़ी बनती है, हिम क्षेत्र में जो सीढ़ियाँ बनेंगी और वहाँ पे जो झील का फॉर्मेशन होगा उनको पेटरनॉस्टर झील कहा जाता है। तो ये हिमानी के द्वारा झील हो गई, मुख्य झील हो गई। दूसरा है नदी के द्वारा निर्मित झील।
तो नदी में भी अपर्दन और निक्षेपण, ये हो गया। अपर्दन होता है, अपर्दन में चट्टानें एक जगह से उखड़ती हैं और दूसरी जगह उनका निक्षेपण हो जाता है। तो अपर्दन में हम अवनमन कुंड, अवनमन कुंड एक झील होती है। इस झील में होता क्या है कि ऐसे मान लीजिए जलप्रपात है, जलप्रपात मान लीजिए कि ये पहाड़ है या ये पहाड़ है, यहाँ से नदी आ रही है और जब नदी गिर रही है तो जहाँ गिर रही है वहाँ पे एक गड्ढा होता चला जाएगा और जैसे जैसे ये जलप्रपात पीछे जाएगी, पीछे जाने का कारण ये हो गया कि जब ये नदी आ रही है चोटी से तो इस एरिया में भी अपर्दन हो रहा है। तो इस अपर्दन के कारण नदी धीरे धीरे ये चीज़ें ये पीछे की ओर मूव करेगी और फिर नदी भी इस तरह गिरेगी और ये जो कुंड है, कुंड भी धीरे धीरे करके बड़ा होता चला जाएगा। तो ये अवनमन कुंड हो गया जो कि अपर्दन के द्वारा इसका निर्माण होता है। नदी जलप्रपात जब नीचे गिर रहा है तो कुंड बन रहा है और जैसे जैसे जलप्रपात पीछे की ओर जाएगा, पीछे की ओर जाने का कारण ये होगा कि ये चोटी है, यहाँ पे अपर्दन होगा तो फिर ये चोटी भी पीछे की ओर जाएगी तो जलप्रपात भी पीछे की ओर चला जाएगा। तो ये अवनमन कुंड हो गया। संरचनात्मक झील है। संरचनात्मक झील का जो फॉर्मेशन होता है वो मान लीजिए कि ये जैसे मेरी उंगली है, ये चट्टानों का लेयर है। चट्टानों के लेयर में मान कहीं पे मुलायम चट्टान होगी, कहीं पे कठोर चट्टानें होंगी। अगर मान लीजिए ऊपर में मुलायम चट्टान है और नीचे में कठोर चट्टान है तो मुलायम चट्टानों का अपर्दन जल्दी होगा और जो कठोर चट्टान है वो उसका अपर्दन थोड़ा लेट से होगा। तो जब ये अपर्दन, जब ये चट्टानें पीछे हट जाएंगी, घिस जाएंगी, तो नदी का जल जो है वो कठोर चट्टानों के ऊपर आएगा और फिर धीरे धीरे ये घिसता रहेगा और झील बन जाएगा। ये झील जब नीचे वाली चट्टान है, नीचे वाली चट्टानों का भी अपर्दन हो जाए तो फिर ये झील समाप्त हो जाएगा। तो ये संरचनात्मक झील है। गोखुर झील जब नदी है, नदी मैदान में प्रवेश करती है तो इस तरह के शेप में मियांडर बनाती है। मियांडर बनाई और मान लीजिए कभी नदी का जो फिर किसी कारणवश नदी सीधी बहने लगी तो ये जो झील बना इसको गोखुर झील बोलते हैं, ऑक्सबो। तो ये नदी के अपर्दन से निर्मित झील है। निक्षेपण से हम बात करें तो जलोढ़ पंख झील। नदी जब पहाड़ से उतरती है, जैसे बिल्कुल पहाड़ से उतरी और मैदान में आई तो ढाल की कमी के कारण जलोढ़ पंख बनता है। जलोढ़ पंख की आकृति बनती है और जलोढ़ पंख की आकृति में जो जल है उसके जमा हो जाने से आपको जलोढ़ पंख झील का निर्माण होता है। बाढ़ का मैदान झील। बाढ़ का मैदान झील जो है वो जब नदी में बाढ़ आया और बाढ़ के कारण मिट्टी दूसरी जगह जाती है और गड्ढे बन जाते हैं, उन गड्ढों में पानी भर गया तो बाढ़ के मैदान झील का निर्माण हो गया। डेल्टा झील। नदी जब डेल्टा बनाती है तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में बहती है और वहाँ पे जल कहीं कहीं पे जल भर जाते हैं, उसमें जो गड्ढे होते हैं जल भर जाते हैं तो डेल्टा झील बनती है। या दो डेल्टाओं के बीच का गड्ढा है उसमें अगर जल भर जाए तो फिर डेल्टा झील बनता है। कोलेरू झील है भारत में, गोदावरी नदी जो के द्वारा जो झील बनाया गया है वो दो डेल्टाओं के बीच का झील है। उसके बाद है रेफ्ट
झील, रेफ्ट झील। रेफ्ट झील में क्या होता है कि नदी जब जंगल में बहती है, जंगल हो करके बहती है, तो कभी कभी बड़े बड़े जो पेड़ के तने हैं वो नदी के साथ नदी उन्हें अपने साथ लेके जाती है, और जब तने आड़े आकार में आ जाए, तिरछे हो जाए, वहाँ पे फिर मलबा वगैरह जमा होने लगता है और झील का निर्माण हो जाता है। तो उसे उसको रेफ्ट झील कहते हैं। रेफ्ट झील का निर्माण जंगल में होगा। लावा लावा से निर्मित झील होते हैं, जैसे दरारी, अगर दरारी नहीं, जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है और जब लावा निकलता है, फिर लावा मैदान में आया, ठंडा हुआ, जम गया, जमने के बाद वो एक तरीके से कृत्रिम बांध बना दिया, तो वो लावा बांध बनाता है और जो है इससे झील बन जाती है, वहां पे झील बन जाती है, जिसको कि लावा बांध से निर्मित झील कहते हैं। पवन द्वारा निर्मित झील मरुस्थल वाले क्षेत्र में आपको मिलेगी। बालू का स्तूप का निर्माण होता है। और चाड झील जो है वो पवन के द्वारा निर्मित झील है। चट्टानों के स्थानांतरण से निर्मित झील। भूस्खलन हो जाए, भूस्खलन जैसे पहाड़ चट्टाने हैं, पहाड़ की चट्टाने हैं, वो अगर भूस्खलन हो जाए और नदी का रास्ता रोक दे तो इन झीलों का निर्माण हो जाता है। उसका पंखवाह, पंखवाह में क्या होता है कि नदी जो है, नदी का जब अपर्दन होता रहता है तो जो दीवार हो जाती है किनारे की, उस किनारे की दीवार से काफी मड निकलते हैं। वो मड निकल कर आगे जा करके जब एक गड्ढे का, उससे आगे जाके जब जमा हो जाए तो पंखवाह का निर्माण होता है। घोल द्वारा निर्मित, घोलीकरण, घोल द्वारा निर्मित झील। ये जाहिर है घोल द्वारा हो गया तो युगोस्लाविया के तट के पास का जो झील होगा, जहाँ पे कि घोलीकरण की क्रिया होती है और गड्ढे बन जाते हैं और झील का निर्माण होता है, तो वो घोल द्वारा निर्मित झील हो गए। एक इम्पोर्टेंट चीज था जो छूट रहा था, पटल विरूपण। पटल विरूपण द्वारा निर्मित झील। तो पटल विरूपण में पहला जो झील हो गया, अभिनति झील। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी में वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें टर्म ऐसे ऐसे हैं कि वो जब तक नहीं समझेंगे बाकी चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो अभिनति क्या होता है, जैसे पता है कि वलन पड़ता है, वलन पड़ने के बाद वलन पड़ा और इस तरह की आकृति बन गई, तो ये नीचे वाला हिस्सा है, इसको अभिनति कहते हैं, और ऊपर वाले हिस्से को अपनति कहते हैं। तो अभिनति में अगर जल जमा हो गया तो ये अभिनति झील हो जाएगा। और जब अपनति झील का निर्माण होता है, अपनति झील नदी बह रही है और वलन पड़ने के बाद अपनति जो है वो उस नदी को रोक देगी और वहां पे झील का फॉर्मेशन होगा, तो अपनति झील हो गया। भ्रंश झील, दरार पड़ते हैं जो ज्वालामुखी या प्लेट के पास जो दरार पड़ते हैं, वहां पे भी जल के जमा होने से झील का निर्माण होता है, जिसको भ्रंश झील कहा जाता है। टांगनाका, विक्टोरिया, न्यासा झील, ये सब भ्रंश झील के उदाहरण हैं। अपशिष्ट झील, अपशिष्ट झील क्या होता है कि मान लीजिए
कि महाद्वीपीय चबूतरा है। महाद्वीपीय चबूतरा सागर तट के पास का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पे गड्ढे हो, जल भरा हो और भू संचलन के कारण वो क्षेत्र फिर जब ऊपर आ जाए तो अवशिष्ट झील का निर्माण हो जाएगा। ओके, एक यहाँ क्रेटर झील छूट गया था। क्रेटर झील तो ज्वालामुखी का छिद्र होता है। ज्वालामुखी का छिद्र जब बड़ा हो जाता है तो उसमें पानी भरने से क्रेटर झील का निर्माण होता है। लोनार झील है महाराष्ट्र में, जो कि क्रेटर झील का उदाहरण है। तो ये झील के बारे में कुछ जानकारी थी। धन्यवाद।